हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 3। आज आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, आपका जो पेपर उसका प्रैक्टिस सेट 3 है, जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत में आता है या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो थॉर्नडाइक हैं वो व्यवहारवादी हैं कि मनोविश्लेषणवादी हैं? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ के साथ आंसर अवश्य करते रहा करें। चलिए, तो जो थॉर्नडाइक हैं वो एक व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने, है ना। मनोविश्लेषणवादी, आपके मेन 3 मनोविश्लेषणवादी हैं आपके साइकोलॉजी में, फ्राइड, एडलर और यूंग। ठीक है, फ्राइड, एडलर और यूंग है, ये मनोविश्लेषणवादी हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे हैं। ठीक है, व्यवहारात्मक सिद्धांत में थॉर्नडाइक है, ये एक व्यवहारवादी माने जाते हैं। कौन? थॉर्नडाइक जो हैं वो व्यवहारवादी माने जाते हैं। इन्होंने जो अपना अधिगम सिद्धांत दिया है वो व्यवहारवादी सिद्धांतों पर दिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सीखने की जो व्याख्या की है वो व्यवहारवादी सिद्धांतों पर की है। तो इन्होंने अधिगम का सिद्धांत, इनके अधिगम का सिद्धांत का नाम क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, एरर एंड ट्रायल मेथड जो दिया है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। और किस पर प्रयोग किया था? आप लोग आंसर करें, किस पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने? बिल्ली पर। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो थॉर्नडाइक के बारे में आप याद रखेंगे। इन्होंने अधिगम के सिद्धांत भी दिए हैं, 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, है ना। ये जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, तत्परता का नियम, सीखने के नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये काफ़ी बार परीक्षा में आपके आए हुए हैं, प्रभाव का नियम। तो इनके बारे में ये बातें नोट कर सकते हैं थॉर्नडाइक के बारे में, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और एक अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम, ये थॉर्नडाइक के मुख्य 3 सीखने के नियम है या अधिगम के नियम है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित की है? वुंट ने, फ्राइड ने, पावलव ने या वाटसन ने? ऑप्शन ए राइट आंसर है, बी, सी या डी? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला ये जो स्टार्ट की है, सबसे पहले स्थापित की है, वो विलियम वुंट ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विलियम वुंट मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के जनक हैं। ठीक है, इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में की थी। जर्मनी के साथ के साथ आप लोग नोट करते रहें तो आपके बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार होंगे। लिपजिंग विश्वविद्यालय में, ठीक है, मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी डब्ल्यू वुंट ने। ठीक है, कहाँ पर? 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। इस बात को ध्यान रखेंगे और फिर यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं प्रयोग होना, प्रयोगशाला बन गई तो नए नए सिद्धांत निकले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार से वर्गीकृत किया है? जो क्रेस्मर है, इन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत, मतलब व्यक्तित्व को बांटा है, व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी के बारे में बताया है कि कृशकाय है, सुडोलकाय है या गोलकाय है या उपरोक्त सभी। तो जो आपके क्रेस्मर हैं, इन्होंने तीनों प्रकार बताए हैं। कृशकाय, इसको लंबकाय भी कहते हैं। क्या? लंबकाय, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, उपरोक्त, ये तीनों सभी इन्होंने बताए हैं क्रेस्मर ने। ठीक है, क्रेस्मर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, उन्होंने बताया है कि पर्सनैलिटी 3 प्रकार की हैं। तुम लंबकाय लोग आएंगे और सुडोलकाय आएंगे, सुडोलकाय, और आपके गोलकाय। इसके आधार पर पर्सनैलिटी को बांटा है किसने? क्रेस्मर ने। ठीक है,
युंग ने बांटा था। युंग मनोविश्लेषणवादी हैं, उन्होंने 3 प्रकार से बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है। शेल्डन है, शेल्डन ने भी बांटा था इसी प्रकार शरीर रचना के आधार पर। तो चलिए आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 43 में या अनुच्छेद 21 के ए में? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद का 21 ए है जो वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यहाँ पर शामिल किया गया है, इसमें अनुच्छेद 21 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? अब हमने कल की क्लास में या पहले आपने पढ़ा है कि बुद्धि लब्धि। अब ये शैक्षिक लब्धि क्या है? जो शैक्षिक लब्धि है वो विकलांग बालकों के लिए होती है, या मतलब पिछड़े बालकों के लिए, सॉरी विकलांग नहीं, पिछड़े बालकों के लिए होती है शैक्षिक लब्धि। इसको याद रखेंगे, शैक्षिक लब्धि। इसका सूत्र भी है शैक्षिक लब्धि का, शैक्षिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक आयु इंटू 100। ये किसने दिया है? सिरिल बर्ट ने। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गार्डन सोनेल, सिरिल बर्ट, टर्मन, इनमें से किसने दिया है? तो सिरिल बर्ट जो है वो शैक्षिक लब्धि की प्रत्यय इन्होंने दिया है, शैक्षिक लब्धि की अवधारणा जो दी है वो सिरिल बर्ट ने दी है, इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह डैश है, डैश ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पावलव ने, हैगार्टी ने, या थॉर्नडाइक ने, या रॉस ने? तो डैश यहाँ पर मतलब इसका नाम लिखना है, कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो नियम दिया है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो अभी हमने डिस्कस किया था। तो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। और किस पर प्रयोग किया है? बिल्ली पर। ठीक है, इन्होंने एरर एंड ट्रायल मेथड दिया है। किसने? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने एक बिल्ली को एक पिंजड़े में समझ लीजिए बंद कर दिया, उसमें एक खटका था, है ना। तो बिल्ली उछल कूद करने लगी, जब पिंजड़े में बंद हो गई तो अचानक उसका पैर जो है वो खटके पर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। फिर बंद कर दिया, फिर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो उसकी त्रुटियां कम होने लगी। एक ऐसी अवस्था आई कि वो जान गई कि यही खटका है, उसे बंद किया, उसने तुरंत डायरेक्ट खोल लिया, यानी त्रुटियां कम होने लगी। तो और त्रुटियां कैसे कम हुई? प्रयत्न के द्वारा। उसने बहुत बार ट्राई किया, तब उसे समझ में आया कि खटका कहाँ पर है। तो जब उसका पिंजड़े का खटका उसे मालूम पड़ गया, खुल गया पिंजड़ा उससे, अब वो मालूम कैसे पड़ गया? एक बार में नहीं पड़ा, उसने बहुत बार प्रयास किए, धीरे धीरे त्रुटियां कम होने लगी और एक ऐसा समय आया कि त्रुटि बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, तो ये प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, ये सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था या मूर्त संक्रिया अवस्था। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, उनमें से द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो जो आपकी पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, उसको ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, पियाजे ने ये अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की, कि जो बालक का विकास होता है वो आयु के आधार पर जैसे जैसे वह बढ़ता है उसी प्रकार उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये बताया है किसने? या जीन पियाजे ने। ये 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष का बालक होता है, उसमें संवेदी गामक अवस्था होती है। फिर आगे आपकी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व संक्रिया अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये कौन सी एज पे है? ये 2 से 7 वर्ष के लिए है, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, इसको सेंसर मोटर स्टेज कहते हैं। फिर आपकी आएगी नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी, और ये इसकी एज है 7 से 11 वर्ष,
7 से 11 वर्ष, उसके बाद आएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो लास्ट है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये 11 वर्ष से ऊपर के बालक के लिए है, 11 से 14 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर का बालक है। ठीक है, संवेदी कामक अवस्था है, इसमें बालक 0 से 2 वर्ष का होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, यानी कि वो उसके सामने जो चीज़ें हैं उनके बारे में विचार करने लगता है, सोचने समझने लगता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। औपचारिक में क्या होता है कि वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। जब वो बाल्यावस्था से निकल कर किशोरावस्था की ओर बढ़ेगा तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो उसमें क्या होता है, वो अमूर्त विचार करने लगता है। तो आपकी जो दूसरी स्टेज पूछी गई है इनको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, ये कई बार आती है, मतलब ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा उसमें अवश्य पूछा जाता है जीन पियाजे के विषय में। तो आपका राइट आंसर है सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अब किसी व्यक्ति की हम नकल कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? सीखना कहलाएगा, अनुकरण कहलाएगा, कल्पना कहलाएगा या चिंतन कहलाएगा? अगर हम दूसरे व्यक्ति की नकल कर रहे हैं तो वो कहलाएगा अनुकरण। अनुमान होता है पीछे, है ना, उसके पीछे पीछे, मतलब उसकी चीज़ों को दोहराना, या किसी के हमने कोई हमारे लिए आदर्श है उसको देखकर हम उसके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? अनुकरण। जैसे एक बालक है, वो अगर कोई बड़ा उसके सामने बोल रहा है उसको दोहराता है तो इसको कहते हैं अनुकरण। जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं। तो आपका राइट आंसर है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाएगी? अनुकरण। अनुकरण मीन्स होता है नकल करना। ठीक है, नकल करना या किसी के व्यवहार को दोहराना, ये किस में आएगा? आपका अनुकरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो मानव है उसके व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास, इसको ध्यान रखना है आपको। मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? कमेनियस ने दिया है, हॉल ने, हॉलिंगवर्थ या फ्राइड? तो जो आपके सिगमंड फ्राइड है ये मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं, इनको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मनोविश्लेषणवादी हैं। हमने बताए थे आगे 3 मनोविश्लेषणवादी प्रमुख हैं, फ्राइड, एडलर, यूंग। मनोविश्लेषणवादी फ्राइड है, इन्होंने मनोलैंगिक विकास को बताया कि मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। मनोलैंगिक विकास की, अब हम प्रश्न तो सॉल्व कर ही रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं, है ना, तो हमें सही से समझ में आ जाएगा। आप टिक लगाकर यहाँ से बाहर निकल लिए, अगला प्रश्न सॉल्व करने लगे और इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से नहीं पता है तो हम इसको डिस्क्राइब भी करेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। तो मनोलैंगिक विकास, ये इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं। 5 अवस्थाएं किसने? फ्राइड ने। ठीक है, फ्राइड ने और क्या दिया? फ्राइड ने व्यक्तित्व के तत्व बताए हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो, इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। और ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं इनको लिख लेते हैं आप। मुखी अवस्था, पहली है मुखी अवस्था। ठीक है, गुदी अवस्था कि बच्चा जो चीज़ें हैं मुख में ले जाता है, मुखी अवस्था। ठीक है, लैंगिक अवस्था, फिर चौथी है आपकी अदृश्य अवस्था, और 5वीं है आपकी जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था, ये 5 मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं फ्राइड ने। इनको नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। फ्राइड ने 5 मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? अब बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र याद होना चाहिए। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लें। बुद्धि लब्धि, अब बताएं, अभी आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया?
हमने प्रीवियस ईयर पेपर में यानी हमने जो 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए उसमें बताया हुआ है। तो आप लोग बताएं बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया। तो इसका सूत्र क्या है बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। जब सूत्र आपको आता होगा तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। अब मानसिक आयु बच्चे की कितनी है, 10 वर्ष है। वास्तविक आयु 8 वर्ष है और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको काटेंगे 50, ठीक है। 2 से 25, फिर 2 से ये 5, 25 पंजे 125। तो आपका IQ लेवल आ गया 125। बुद्धि लब्धि है इसकी 125। डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। 8 वर्ष का सुधीर है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, उसकी जो IQ लेवल है वो 125 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है, क्या है, दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा को पता लगाना। अब अंतर्वैयक्तिक मतलब हमारे मन में जो हो, हमारे अंदर के मन में या हमारा जो बुद्धि है हमारी, वो कैसे पहचानेंगे। दूसरे के मूड को भांप जाना, हम दूसरों के बारे में जान रहे हैं, दूसरे के मन की इच्छाओं को जान रहे हैं, या मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, कि हम अपने आप में भेद कर पा रहे हैं, हमारे संवेगों में कि उदासी है या पछतावा है, इसमें हम भेद कर पा रहे हैं, तो हमारी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है या नहीं। अगला ऑप्शन है दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना। अब यहाँ वैयक्तिक हमारी जो अंतः बुद्धि है उसको कैसे पहचानेंगे। हम दूसरों के बारे में जान रहे हैं कि ये क्या हमारी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, नहीं है। ये है हमारी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कि हम अब इसमें डिफरेंस कर पा रहे हैं, मिलते जुलते जो संवेग हैं उनमें हम डिफरेंस कर पा रहे हैं, तो वही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाएगी। अंतर्वैयक्तिक जो बौद्धिक क्षमता होती है वो समान क्रियाओं में भिन्नता का पता लगाती है, कि एक जैसी क्रियाएं हो रही हैं, एक जैसे इमोशंस उठ रहे हैं, उनमें डिफरेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। कि रोना आ रहा है किस बात पे आ रहा है, कि उदासी हुए है कि किसी बात का पछतावा, इस बात में हम भेद कर पा रहे हैं, डिफरेंस कर पा रहे हैं, तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आएगा, ठीक है। यह क्षमता जो होती है हम लोगों में जन्मजात होती है। अब सोचिए ये जन्मजाति तो होती है, हम किसी से सीखते नहीं हैं, ये क्षमता जन्मजात होती है और आयु बढ़ने के साथ साथ ये बुद्धि भी बढ़ती जाती है। कौन सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो जो बच्चों का संवेगात्मक समायोजन मतलब इमोशंस, उसके प्रभावी कब होंगे, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी में। किसी बच्चे के इमोशंस हैं उनको समायोजित करना है, उनको बैलेंस रखना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। व्यक्तित्व ये समायोजन प्रभावी होते हैं, ये किस पर, इमोशंस जो होते हैं किस पर इफेक्ट डालते हैं, ये प्रश्न किया गया है। व्यक्तित्व निर्माण में, हमारी पर्सनैलिटी के निर्माण में हमारे जो इमोशंस हैं वो सहायता करते हैं या उनका इफेक्ट होता है कि हमारे जैसे संवेग हैं वैसी हमारी पर्सनैलिटी है। कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इन सभी में ये दिखता है ना, इफेक्ट करते हैं इन सभी में, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। जैसे एक बच्चा मान लिया हमने, ठीक है, उसके संवेग हैं, उसके इमोशंस है, कोई बच्चा है बहुत जल्दी रो देता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी में, या कोई बच्चा थोड़ा स्ट्रांग है, वो उसके इमोशंस कंट्रोल है, नियंत्रित है, वो सबके सामने नहीं रहता है ना, या हंसेगा भी तो जितनी ज़रूरत है उतना हंस रहा है, ठीक है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसके पर्सनैलिटी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। कक्षा शिक्षण में इमोशंस अच्छे हैं तो वो शांति से पढ़ेगा, अनुशासन में रहेगा, इमोशंस ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रियात्मक अनुसंधान जो एक्शन रिसर्च है, इससे संबंधित आपके प्रीवियस ईयर पेपर में काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं। एक्शन रिसर्च, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो एक्शन रिसर्च में हमने आपको बताया था, इसका मेन लोगो है, वाक्य है कि समस्या हमारी, समाधान हमारा, इसी में पूरा इसका सॉल्यूशन है, इसी वाक्य में। इस वाक्य को नोट कर लेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो क्यों होता है, कि जब क्लास में कोई समस्या हो जाए उसके समाधान के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावी रखने के लिए हम एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं।
अब इसमें क्या है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। अब क्रियात्मक उपकल्पनाएं हैं, उनका निर्माण किसके लिए किया जाएगा? एक्शन रिसर्च में जो भी हम उपकल्पनाएं बनाएंगे, उसके सॉल्यूशंस जो बनाएंगे, सोचेंगे उनके बारे में, वो किसके लिए बनाएंगे? समस्याओं के कारणों को जानने के लिए, या वो उपकल्पनाएं आधारित होंगी समस्याओं के कारणों पर। क्योंकि जो क्रियात्मक रिसर्च किया जाता है वो क्लास में कोई समस्या है उसके समाधान के लिए किया जाता है कि बच्चे ये क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, तो उस पर एक्शन रिसर्च किया। ठीक है, तो एक शोध किया, इसको कहते हैं एक्शन रिसर्च, और ये वही करता है जो वहाँ पढ़ाता होता है ना। इसका रिसर्चर जो है वो उसी से संबंधित, उसी जगह से संबंधित होता है, उसी क्लास से संबंधित होता है, या वहाँ का टीचर होगा या वहीं का हेड होगा, वही एक्शन रिसर्च करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दल या गैंग का सदस्य होने से, आपका राइट आंसर था ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर लीजिए। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन विचार के विपरीत है? अब ये बताना है कि जैसे एक बच्चा है बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में, कि उसकी बाल्यावस्था खत्म होने की ओर है, किशोरावस्था स्टार्ट होने की ओर है, उत्तर बाल्यावस्था उसी को कहते हैं, है ना। वो गैंग एज कहलाती है, बच्चे समूह में रहने लगते हैं। ये बाल्यावस्था का एक मतलब लक्षण है कि बच्चे समूह बनाने लगते हैं, समूह में रहने लगते हैं। ठीक है, और समूह कैसे बनाएंगे? समलिंगी, लड़कियां लड़कियों में रहेंगी, लड़के लड़कों में रहेंगे। अब इसमें से क्या कथन है जो इसके विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है। ये बात सही है। जब वो समूह में रहेगा तो अपने ऊपर निर्भर डिपेंड होगा, अपने समूह के ऊपर डिपेंड होगा, वो बड़े लोगों पर डिपेंड नहीं होगा। जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। जब समूह में रहेगा तो जिम्मेदारियां भी आएंगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। साथ में रहेगा तो मित्रता की भावना बढ़ेगी, है ना। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। जो बालक है वो अपने समूह के प्रति वफादार होता है ना। अगर किसी ने गलती कर दी तो वो टीचर्स को नहीं बताएंगे। इस तरह के लक्षण आप क्लासरूम में देखिए या अपने आस पड़ोस में देखिए, है ना। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे सोच कर देखिए। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। क्या ये सही है? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, तो ये नहीं लेता है, यही बात विपरीत है। वो अपने समूह के प्रति वफादार होता है, जिम्मेदारियों को निभाता है, वयस्कों पर निर्भर होना सीखता है। ये सारे राइट है। कौन सा विचार विपरीत है? तो आपका ऑप्शन डी ये विपरीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक संतुलित व्यक्तित्व है जिसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बैलेंस्ड है। ये किसमें होगी बैलेंस्ड? इदम एवं पराहम में के बीच संतुलन स्थापित हो, इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित हो, अहम एवं पराहम के बीच संतुलन स्थापित हो, या मजबूत अहम को बनाया जाए। कब बैलेंस्ड माना जाएगा? तो फ्राइड जो थे उन्होंने 3 तत्व बताए, किसके? व्यक्तित्व के। कौन से? इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो, इसको इंग्लिश में कहेंगे इड, ईगो, सुपर ईगो, और हिंदी में इदम, अहम, पराहम। ठीक है, ये इदम है, ये अहम है, ये पराहम है। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था पार्श्विक प्रवृत्तियां होती हैं। पार्श्विक, ये मानव, ये देवत्व से संबंधित होती है, मतलब आदर्श। ठीक है, अब किन किन में विरोध होगा, संघर्ष किन में होगा? पार्श्विक और आदर्श में, है ना। बैलेंस तो मानव ये अहम करता है, तो पार्श्विक और मतलब इड और सुपर ईगो में हमेशा संघर्ष होता रहता है। ठीक है, और बीच में पुल का काम कौन करेगा? अहम। ये वास्तविक जगत माना जाता है इसको, अहम को वास्तविक रियलिटी जो दिखाता है। तो इदम एवं पराहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, वही संतुलित व्यक्तित्व होता है। यानी कि इदम और पराहम के बीच संतुलन स्थापित होकर वो अहम बन जाए
तो वही क्या कहलाता है, संतुलित पर्सनैलिटी, संतुलित व्यक्तित्व हो जाता है। संघर्ष किसके बीच में रहेगा, पार्श्विक प्रकृतियों में। आदर्श पार्श्विक जो इदम है, हमारा व्यक्तित्व इदम वाला है, वो कहेगा ये काम कर लें, अतिरिक्त इच्छाएं जो समाज के सामने नहीं ला सकते, और सुपर ईगो कहेगा कि ये सही नहीं है। और बैलेंस इसको पुल का कार्य करेगा, वो अहम कि जो हमें बीच का रास्ता अपनाते हैं वो अहम में आता है, वास्तविक जगत के सामने जो ला सकते हैं वो किस में आएगा, अहम में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इनमें से कौन सा कथन सही होगा। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि भिन्नताएं हो सकती हैं। मतलब संसार में हर व्यक्ति है, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, मतलब कोई व्यक्ति समान नहीं होता, कितना भी समान हो फिर भी उसमें अपनी एक क्वालिटी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, बहुत सारी समानताएं होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है, सही नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम, यहाँ पे लिखा होगा वंशानुक्रम के कारण होती हैं। क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं सारी वंशानुक्रम के कारण भी होती है, उसके एनवायरनमेंट के कारण होती हैं, उसके सामाजिक परिवेश कैसा है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है ना। जैसे उसके एनवायरनमेंट अलग होगा तो उसका जो शारीरिक संरचनाएं हैं वो अलग होंगी, उसकी आदतें अलग होंगी। जैसे एक पहाड़ों पर रहने वाला बच्चा है उसमें अलग आदतें होंगी, और जो मैदान में रहने वाला बच्चा है उसमें अलग आदतें होंगी, इस तरह से समझ लेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है, मान लो दो बच्चों का IQ लेवल समान है, तो क्या उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं है, अवश्य होंगी। उसकी उपलब्धि की विभिन्नताएं हो सकती हैं। मान लो 125 IQ है दोनों का, लेकिन उसकी उपलब्धि स्तर जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। तो आप लोग थोड़ा मतलब चीज़ें क्लिष्ट लग रही होंगी, कठिन लग रही होंगी, तो इसको कठिन नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और हर टॉपिक को समझ कर पढ़िएगा तो आपको ये प्रश्न बहुत ही इजी लगेंगे, है ना। और इस तरह हमने इसको तैयार किया है कि आपको कोई समस्या ना हो, इसके बारे में मतलब इसकी थ्योरीज भी साथ के साथ बताए दे रहे हैं, तो आपको सहायता करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। ठीक है, जिस स्टेज पर आप हैं हम वहाँ से गुजर चुके हैं हम, है ना, तो हमें मालूम है कि आप मतलब कठिनाइयाँ कहाँ पर आती हैं। ठीक है, चीज़ों को समझने में कहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, उस तरीके से हमने इसकी थ्योरी रखी है। चलिए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो जो सीखने का स्थानांतरण है, अधिगम स्थानांतरण, इस टॉपिक को आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, या आप पढ़ चुके होंगे। तो सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक, शून्य भी। ठीक है, अब स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण होता क्या है कि कोई भी परिस्थिति या किसी विषय से हमने जो ज्ञान सीखा वो अन्य विषय में हमें काम करे या अन्य परिस्थिति में वो काम आ जाए, तो यही कहलाता है सीखने का स्थानांतरण। ठीक है, जैसे हमने सीखा कि साइकिल सीख ली चलाना, तो हमें बाइक सीखने में वो काम आएगा कि कैसे किधर मुड़ाना है, कैसे क्या करना है, तो ये सकारात्मक हो गया। अब नकारात्मक स्थानांतरण कैसा होगा कि हमने इंग्लिश की टाइपिंग सीख ली, अब हिंदी की सीख रहे हैं तो हमें बाधा कर रही है, सीखना स्थानांतरण जो है वो बाधक बन गया, वो नकारात्मक स्थानांतरण होगा। ठीक है, शून्य स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण, पार्श्विक स्थानांतरण, ये सभी स्थानांतरण होते हैं। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो राइट इसका आंसर है ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क ने, हैरिसन ने, डार्विन ने या मैकडूगल ने। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है कि जो जीव है वो अपनी शारीरिक संरचनाएं या आदतें इस तरह ढाल ले कि वो एनवायरनमेंट में रह सके, तो वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर वो उसके अनुरूप नहीं ढाल रहा है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा क्या, डार्विन। डार्विन ने ये दिया था नियम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? प्याजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या रॉस का? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, प्याजे ने कहा है, वुडवर्थ ने, वैलेंटाइन ने या रॉस ने? तो ये कथन कहा है आपका वुडवर्थ ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, इमोशंस। अब यहीं से अनुमान लगाइए, जैसे आप में इमोशंस है, ठीक है, आपका एक इमोशंस प्रभावी हुआ कि आपको बहुत क्रोध आया, ठीक है, क्रोध आया और आप कैसे हो गए? उत्तेजित हो गए, ठीक है, आपने बहुत सारा काम बिगाड़ दिया। तो जो संवेग होते हैं या आप खुश हो गए, है ना, तो कैसी दशा है? वो उत्तेजित दशा है। जब आपके इमोशंस बाहर निकल के आते हैं या इमोशंस कोई प्रभावी होता है तो वो उत्तेजित दशा हो जाती है, ठीक है। तो ये कथन कहा है वुडवर्थ ने, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो इमोशंस हैं वो हमारे बाह्य व आंतरिक बिहेवियर को बदल देते हैं, हमारे अंदर का बिहेवियर और बाहरी बिहेवियर बदल जाता है जब इमोशंस प्रभावी होते हैं, ठीक है। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशंस, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किसने कहा है कि जो किस अवस्था को कहा है? दबाव और तनाव की अवस्था। किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, मध्यावस्था या वृद्धावस्था? किस अवस्था में अत्यधिक तनाव होता है, तूफान आता है, दबाव होता है? तो वो है आपकी किशोरावस्था। स्टैनले हॉल हैं, जो स्टैनले हॉल, उन्होंने कहा है जो किशोरावस्था है संघर्ष, तनाव, यहाँ पे तनाव, तूफान एवं व विरोध की अवस्था। विरोध करता है बालक, है ना, विरोध की अवस्था किसे कहा है? किशोरावस्था को, ठीक है। स्टैनले हॉल ने ये डेफिनेशंस आ जाती है, डेफिनेशन आपकी संघर्ष, तनाव व तूफान व विरोध की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने और आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।